हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 17 मई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिक्किम का स्टेटहुड डे और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी। सेकेंडली विल टॉक अबाउट आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। थर्डली विल टॉक अबाउट गिग वर्कर्स एंड देयर डिमांड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी। एंड फोर्थली विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल नर्सेज डे का सिग्निफिकेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम का स्टेटहुड डे की। 16 मई 2025 को सिक्किम ने अपना 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। यानी 50 साल पहले 1975 में सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का 22nd स्टेट बना था। लेकिन इस जर्नी के पीछे एक काफ़ी लंबी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1642 से 1975 तक सिक्किम एक बुद्धिस्ट किंगडम था जिसे नमग्याल डायनेस्टी ने रोल किया। ब्रिटिश एरा में सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट बना, यानी टेक्निकली इंडिपेंडेंट था लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के अंदर थी। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब भी सिक्किम ने एक इंडिया सिक्किम पीस ट्रीटी साइन किया 1950 में, जिसके बाद सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बन गया। लेकिन 1973 में सब कुछ बदलने लगा जब लोगों ने छोग्याल, जिसका मीनिंग है राइटियस किंग इन तिब्बतन, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लोगों का ये डिमांड था कि मोनार्की खत्म हो, सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज किया जाए। प्रोटेस्ट के प्रेशर में 1974 में छोग्याल ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस मिला, एसोसिएट स्टेट का। ये स्टेटस दिया गया था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो किसी भी और स्टेट को कभी नहीं दिया गया। इस अमेंडमेंट के तहत किंग को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए, लेकिन लोगों का डिमांड था कि फुल डेमोक्रेसी हो। इसी डिमांड को एड्रेस करते हुए अगले ही साल 1975 में एक और अमेंडमेंट पास किया गया, दैट इज द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने 35th अमेंडमेंट के प्रोविजंस को हटा दिया और सिक्किम को ऑफिशियली एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया। उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में ऐड किया गया और मोनार्की को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया। आज के समय सिक्किम सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं, डेवलपमेंटल पैरामीटर्स में भी काफ़ी आगे है। ये इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी सबसे ज़्यादा है, 61.7%। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और सबसे खास बात, सिक्किम इंडिया का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बन चुका है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आर्टिकल 143 के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर एडवाइस मांग सकते हैं। ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहलाता है। इसके अंदर प्रेसिडेंट किसी ऐसे मैटर पर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं। कोर्ट चाहे तो ये रेफरेंस लेने से मना भी कर सकता है। जैसे 1993 में अयोध्या मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब देने से रिफ्यूज़ कर दिया था। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने आर्टिकल 143 क्लॉज 1 इन्वोक किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है जब स्टेट असेंबलीज किसी बिल को पास करता है। क्या गवर्नर डिले कर सकता है या उस बिल को रोक सकता है? ये क्वेरी सुप्रीम कोर्ट एक रिसेंट जजमेंट से जुड़ी है। अप्रैल 8 को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स को 3 महीने के अंदर स्टेट बिल्स पर डिसीजन लेने का डेडलाइन दिया था। इस रेफरेंस में एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 142 के स्कोप पर भी क्लैरिटी मांगी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी कंप्लीट जस्टिस वाली पावर यूज़ कर सकता है इस तरह के मैटर्स में? ये पूरा इशू एक्चुअली सेंटर स्टेट रिलेशंस का एक सेंसिटिव पॉइंट बन गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की कुछ पावर्स को लिमिट किया, दूसरी तरफ अब प्रेसिडेंट एक लीगल क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, जिससे फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर एक नया प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स क्वेश्चंस दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
अगला टॉपिक है गिग वर्कर्स के इश्यूज और उनके डिमांड्स। तो सबसे पहले समझते हैं कौन होते हैं ये गिग वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल नौकरी की जगह शॉर्ट टर्म या टास्क बेस्ड काम करता है, जैसे ओला उबर के ड्राइवर्स या स्विगी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स। इनका काम ऐप बेस्ड होता है और इनकम टास्क कंप्लीट करने पर मिलता है। लेकिन इस इकोनॉमी के अंदर कई चैलेंजेस है। सबसे बड़ा इशू है कि ये सेक्टर लार्जली अनरेगुलेटेड है, मतलब ना जॉब सिक्योरिटी है ना बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा चैलेंज है डिमांड सप्लाई मिसमैच। पैंडेमिक के बाद काफ़ी लोगों ने गिग इकोनॉमी में आना शुरू किया, लेकिन काम उतना नहीं बढ़ा। इस वजह से इनका इनकम भी इनकॉन्सिस्टेंट है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव, रिटायरमेंट फंड जैसे बेसिक राइट्स इनको नहीं मिलते। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में एक राउंड टेबल मीटिंग हुई जिससे जन पहल एनजीओ और गिग वर्कर्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया। इस मीटिंग में वर्कर्स ने कुछ मेजर डिमांड्स रखी। पहले उन्होंने कहा कि उनके लिए एक मिनिमम वेज स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉक्ड इन आवर्स के बेसिस पर। दूसरा, उन्होंने डिमांड की कि एक नेशनल लेवल सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाए स्पेसिफिकली गिग वर्कर्स के लिए। और तीसरा, एक फेयर रेवेन्यू मॉडल का डिमांड रखा गया। एप्स जो कंज्यूमर्स से प्लेटफॉर्म फी लेती है उसका एक हिस्सा डायरेक्टली वर्कर्स को मिलना चाहिए। ये डिमांड्स क्लियरली इंडिकेट करती है कि गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करना और वर्कर्स को सिक्योर करना अब सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं, एक पॉलिसी प्रायोरिटी बन चुकी है। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के चौथे और फाइनल टॉपिक की तरफ, इंटरनेशनल नर्सेस डे। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को चूज किया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस के रूप में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने 1965 में इस दिन को ऑफिशियली डेडिकेट किया नर्सेस की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आज भी ये दिन सिर्फ उनकी लेगेसी को याद करने का नहीं, बल्कि मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सेस का सेंट्रल रोल को अप्रिशिएट करने का दिन है। एक नज़र फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पर डालते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स, स्टैटिस्टिशियन और सोशल रिफॉर्मर थी जिन्होंने नर्सिंग को एक प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेड फील्ड बनाने में मेजर रोल प्ले किया है। क्रीमियन वॉर के दौरान 1853 से 1856 तक उन्होंने एक ब्रिटिश आर्मी हॉस्पिटल में सैनिटेशन कंडीशंस को ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया, जिससे डेथ रेट काफ़ी कम हो गया। उस समय वो रात के अंधेरे में एक लैंप के साथ वार्ड्स में पेशेंट्स को चेक करती थी। इसी वजह से उन्होंने लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब आज के कोट ऑफ द डे पर नज़र डालते हैं। आज का कोट है, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। इसका मतलब है कि जब हम सोचते हैं कि कोई और हमारे इस प्लेनेट को बचा लेगा, वही सोच सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। हर सिटीजन का ये कलेक्टिव ड्यूटी है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में अपना रोल निभाए। सिर्फ पॉलिसीज़ और ग्लोबल समिट्स काफ़ी नहीं है। जब तक हर इंसान अपने डेली एक्शंस में इको कॉन्शियस नहीं बनेगा, तब तक रियल चेंज पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड और SPM फोकस UPSC के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।